जी, welcome back. If there is any question or comment from your side, please raise your hand and discuss. जी सलमान साहब, please you can turn on your microphone, please. सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सलमान साहब प्लीज माइक्रोफोन दोबारा ऑन कीजिए। सर जो इमोशनल इंटेलिजेंस के हमने एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं तो दीज ऑल आर वेरी लॉजिकल सर। अगर हम इसे डे टू डे रूटीन में देखें तो भी मैक्सिमम थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल और शायद हम किसी स्टेज पे उसे प्रैक्टिस कर भी रहे हों जी अप टू सम लेवल जी। बट सर जो एस्पेक्ट जो क्लैरिटी रिक्वायर्ड है वो ये है सर कि इसमें एक ह्यूमन लेवल तो फिर भी वो रहेगा, चाहे हम जितनी भी लर्निंग करें, हम एक प्रोसेस से गुजरें, हम उसे एक इंस्टीट्यूट के थ्रू इनकलकेट करने की कोशिश करें तो वो सर्टेन लेवल विल स्टिल बी देयर जिसमें हर बंदे में डिफरेंस होगा। मतलब ये लर्निंग प्रोसेस फिर भी वो एक नेचुरल बैरियर इसमें रहेगा। तो सर क्या फिर इसकी इस तरह इंस्टीट्यूशन के थ्रू लर्निंग करने से कोई बेनिफिट होगा? वेरी राइट सलमान साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ह्यूमन जो लिमिट्स हैं और ह्यूमन जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमेशा रहेंगी और हर शख्स सेम लेवल के ऊपर डेवलप भी नहीं कर पाएगा। इंस्टीट्यूशनल मोटिव्स को इन्वॉल्व करने से बेसिकली फायदा हमें ये होता है कि हम बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं और हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश और काविश वो कर सकते हैं। लेकिन उसका जो impact है on actual circumstances on actually the people, it would be definitely different for every person. हर किसी की जो वारदात कल्ब होगी वो डिफरेंट होगी, हर किसी का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो फर्क होगा, हर किसी के अंदर जो जज़ब की कैफियत होगी वो फर्क होगी। और यही वजह है कि हम इस बात पे एम्फेसिस करते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट हम में से हर कोई है। जैसा भी आपने फरमाया कि हम सब यकीनन कुछ ना कुछ इस हवाले से कर भी रहे होते हैं, लेकिन फर्दर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत क्यों है? वो इसलिए है कि हम अपनी बेहतरी के तौर पर, अपनी डेवलपमेंट के तौर पर कॉन्शियसली और कॉन्शियसली चीजों को डेवलप कर पाए। ये हमारे पास दो की एक्सप्रेशंस अभी तक जो डेवलप हुए हैं वो ये वाले हैं। तो ये सब की सब हमारी कॉन्शियस लेवल एफर्ट है ताकि हम डिफरेंस क्रिएट कर सके अपने में और दूसरों में, हम अल्फाज का चुनाव ठीक कर सकें, हम जज्बात का इजहार ठीक कर सकें, हम ताल्लुकात और मामलात को मजीद बेहतर बना सकें। तो इट इज ऑलवेज ए मैटर ऑफ ट्राइंग मोर, इट इज ऑलवेज ए मैटर ऑफ, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन का जो अप्रोच है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूअस बेटरमेंट, ठीक है? तो ये उसकी एफर्ट है जिसकी तरफ हम सब डेवलप करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जी सलमान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कोई और एडअप करना चाहे प्लीज? Anyone? I would appreciate if you can turn on your microphones and discuss. Right. If no more questions and queries are coming in, तो हम अपनी डिस्कशन पर वापस आते हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें भी हमें बहुत से अल्फाज के जवाब मिलेंगे कि एज यू लेबल योर इमोशंस ऑल्सो रेट देम ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। और ये हर वक्त करने की जरूरत नहीं है, वक्तन फवक्तन, जस्ट टू नो कि आप सही तौर पर अपनी बात को इजहार में ला सक रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डीपली आर यू फीलिंग द इमोशन, उसको जरा 1 to 10 के ऊपर रेट करें ना। पहले उसको एक लफ्ज दें और फिर उस लफ्ज को एक्चुअली एलेबोरेट करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ अ स्कोर एज द ऑथर इज प्रिस्क्राइबिंग कि हाउ अर्जेंट इज इट और हाउ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपका जो जज्बा है वो एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो जज्बा सिर्फ जज्बातियत का शिकार है। अब ये मैंने एक्सप्रेशन बड़ा सोच कर यूज किया कि वो जज्बा सिर्फ जज्बातियत का शिकार है, कि वो जज्बा वाकई वहां पर मौजूद है। ओके इसी तरह डज दैट मेक यू चूज अ डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स और नॉट। तो क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने के मूड में हो कि क्या आप जो चाह रहे हो, आपने जो इजहार किया अपने एक्सप्रेशन का, आप समझ रहे हो कि नहीं वही एक्सप्रेशन है और उसी के अंदर मुझे रहना है और उसी को मैंने साथ लेकर चलना है और वही अक्कासी कर रहा है आपके असल कैफियत की। सो ये तमाम वो चीजें हैं। अगेन हमारा मोटिव क्या है कि हम ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें अपने आप को बेहतर से बेहतर डेमोन्स्ट्रेट करने की और बेहतर से बेहतर एस्टैब्लिश करने की।
अनदर पर्सपेक्टिव जिसके ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस की हम डिस्कशन लेकर चल सकते हैं, और वो ये है कि राइट इट आउट। और ये मेरे नजदीक बहुत मुश्किल अमर है, राइट इट आउट। कि जनरल डिस्कशन कर लेने में, जज्बाती गुफ्तगू कर लेने में, एक गाना गुनगुना के अपने इजहार ख्यालात को लेकर आने में, और एक्चुअली उसको लिख कर दिखाने में वो फर्क होता है। सो राइट इट आउट में वो कहता है कि एक एक्सरसाइज आपको अटेम्प्ट करनी है, और वो एक्सरसाइज ये है कि यू कैन यूज टू रिफ्लेक्ट थ्रू राइटिंग। और वो राइटिंग क्या है? You could do this every day, but it's particularly important when you are going through a tough time or a big transition, or if you are feeling emotional turmoil. Because अक्सर औकात ये होता है कि हम अपने जज्बात को जब अल्फाज दें और उन अल्फाज को हम लिख लें और लिख कर हम उनको पढ़ें, तो हो सकता है कि हमें खुद ही अपने पे हंसी आए कि हम दरअसल कह क्या रहे थे, सोच क्या रहे थे, और असल में सिचुएशन है क्या। राइट? तो ये अगेन इज अ कॉन्शियस लेवल प्रैक्टिस। एक और प्रैक्टिस विच इज समटाइम्स एडवाइज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट्स, और वो ये होती है कि सर्टेन कंडीशंस के अंदर इट इज एडवाइज्ड टू द पीपल दैट दे शुड राइट अ डायरी, not the diary which we submit weekly in the class, the diary which is actually telling your daily routine. जिस डायरी में आप अपने सारे दिन की कारगुजारी लिखते हो, और फिर उस लिखने के बाद कभी कभार उसको पढ़ने की कोशिश भी करो, और बाजू का ये भी होता है कि वो लिख लेने से, वो उस बात को अल्फाज में बंद कर लेने से आप ज़हनी तौर पर रिलैक्स कर जाते हो। ओके, सो उसके लिए यहां पर जो एक्सरसाइज हमें कही गई, और वो ये है कि सेट अ टाइमर फॉर 20 मिनट्स, using either a notebook or computer, write about your emotional experiences from past week, month, year, or whatsoever. Don't worry about making it perfect or readable. Go through your mind, go where your mind takes you. So आपके जो wildest thoughts हैं उनको आप लिख लो, उनका इजहार कर लो। Sometimes people write poetry, sometimes people write fiction, sometimes people write novels and stories and whatsoever. Sometimes they even write their own daily routine. So हर किसी के इजहार का अंदाज फर्क होगा, लेकिन उस इजहार को कर लेने से you will be better able to judge yourself, relax yourself. So at the end, you don't have to save the document. The point is that those thoughts are now out of you and on the page. और ये बहुत जरूरी होता है, because sometimes वो मादा, sometimes वो चीज आपके अंदर ट्रबल कॉज कर रही होती है, वो ट्यूमर कॉज कर रही होती है। सो उस चीज को निकाल देने से आप रिलैक्स हो जाते हो, आप क्योर हो जाते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसमें भी इसकी डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं। लिखना एक इंटेंसिटी है, किसी से डिस्कस कर लेना एक और इंटेंसिटी है, अपने आप से डिस्कस कर लेना एक और इंटेंसिटी है, अपने मिरर इमेज को देखना एक और इंटेंसिटी है। सो हर किसी का ऑब्वियसली फर्क होगा, तरीका वारदात हर किसी का फर्क होगा कि वो कैसे अपने ख्यालात को अल्फाज दे पाते हैं, अपने जज्बात को अल्फाज दे पाते हैं। अब इस एक्सरसाइज के रिजल्ट्स क्या हैं? मुख्तलिफ रिसर्चर्स से हमें जो आउटकम्स मिलने शुरू हुए, उन्होंने हमें यह बताया कि थ्रू दीज एक्सरसाइजेस यू कैन ब्रॉडन योर वोकैबुलरी, बिकॉज आपको अपने जज्बे के इजहार के लिए जब लफ्ज नहीं मिलेगा तो फिर आप लफ्ज की तहकीक करोगे, आप लफ्ज की जुस्तजू करोगे। सो दैट कैन ब्रॉडन योर वोकैबुलरी। यू कैन एस्टिमेट द इंटेंसिटी, you can substitute better expressions to demonstrate exact feeling, and you can have more time and space to understand other person's perspective as well. You can better address the situation many a times. तो ये तमाम हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलने शुरू हुए इस एक्सरसाइज के कि when we are able to express what exactly and what actually and what eventually we are going through. Likewise, another very important perspective, another article which I have chosen for you is talking about that are you sure that you show respect in the context of emotional intelligence हम बात कर रहे हैं कि are you really sure that you show respect। उस हवाले से लीडरशिप एंड रिस्पेक्ट को अगर हम कंपैरिजन में लेकर आए, आपका ऑथर इसमें मेंशन करते हैं कि रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ लीडरशिप। और मैं उस लीडर को नहीं मानता कि जिसमें ट्रस्ट नहीं है, मैं उस लीडर को भी नहीं मानता जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है। सो रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट याद रखिएगा, ये बुनियादी शराइत हैं लीडरशिप के लिए।
अगला एक्सप्रेशन देखिए, वो कहता है कि सिविलिटी इज द की टू इफेक्टिव लीडरशिप। आप में बात करने का, आपका बात करने का अंदाज, आपकी गुफ्तार, आपका अल्फाज का चुनाव, आपका तरीका कम्युनिकेशन, आपका जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मेथड है, आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज हैं, ये तमाम चीजें आपकी लीडरशिप पर्सपेक्टिव में छलकेंगी और आपकी सिविलिटी को शो करेंगी। इसी तरह गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। अगर एक लीडर ऑब्वियसली अगर वो रिस्पेक्ट खुद से चाहता है या चाहती है तो उसको रिस्पेक्ट पहले देनी होगी। इसी तरह ओनली रिस्पेक्ट कैन कॉल कमिटमेंट एंड एंगेजमेंट। सो इज्जत करना सीखें, करवाना सीखें, और इज्जत से आप वो चीज विन कर सकते हो, वो कमिटमेंट विन कर सकते हो, वो एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट विन कर सकते हो जो शायद आप किसी और पर्सपेक्टिव में ना कर पाओ। अब लीडरशिप एंड रिस्पेक्ट में, एंड ऑब्वियसली ये दिस इज लिंक्ड विद इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका ऑथर जिक्र कर रहे हैं कि रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। और यहां पर मैं अक्सर एक बात कोट किया करता हूं कि इज्जत, जिसको हम यहां पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपके दिल और निगाह में होती है। और अगर दिल और निगाह में इज्जत ना हो तो फिर बड़े बड़े अल्फाज बोल देने से, उठ के खड़े हो जाने से और धुआंधार तकरीर कर देने से इज्जत नहीं होती। सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा कि इज्जत या दिल में और निगाह में है तो तब वो अगले स्टेप पर जाएगी, और अगर दिल और निगाह में इज्जत नहीं है तो फिर आप कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, वो आप इज्जत के ना हकदार है और ना इज्जत आप दे रहे हैं। Likewise, respect is more important than communicating an inspiring vision or providing useful feedback. Okay? जैसा भी आपको मैंने बताया कि respect is more important, और उस रिस्पेक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इंटेंजिबल फॉर्मेट में, बहुत ही ज्यादा इवन इनविजिबल फॉर्मेट में वो अक्सर होती है। इसी तरह रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड अ सेल्फ रिस्पेक्टेड मैन कैन रिस्पेक्ट अदर्स। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं है, अगर आपकी अपनी नजर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप खुद अपने आप को नहीं जांच और माप पाए हो, तो फिर ऑब्वियसली आप दूसरों को क्या जांच और माप पाओगे। So a self-respected man can respect others. This is very important expression which we have to bear in our mind. Another article is talking about ask for focused feedback on your best behaviors. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज हमने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट डेवलप करती है। तो अब आपको एक फोकस्ड फीडबैक चाहिए होता है अपने बेस्ट बिहेवियर्स के बारे में, और वो फीडबैक आपके लिए बड़ी एनर्जी का सबब भी बनता है। वो फीडबैक आपको आइडेंटिफाई कर पाता है कि कब, कहां, क्यों, कैसे आपने क्या कमिट किया, सही क्या था, गलत क्या था। अब फोकस्ड फीडबैक के लिए it is said कि collect feedback via email from about 10 people, and those people can be co-workers, friends and family. ठीक है, अब that can be an email, that can be a note, that can be a text, SMS, WhatsApp, whatsoever. So आपको एक feedback required है, और वो feedback आपको बताएगा कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके जो फोरबिन्स में लोग हैं, आपके जो 4 डोमेन्स हैं, वो आपके बारे में, किस अमल के बारे में क्या तवक्कुआत रखते हैं और क्या कह रहे हैं। इसी तरह ask each for positive examples of your best behavior, and even sometimes ask the people related to you for your negative aspects, for the negativities of your life as well, कि वो उसकी निशानदही कर पाएं, अगेन आपकी बेहतरी के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए। When and how they seen you treat people well, आप कब, कहां, क्यों, कैसे सही थे, कब, कहां, क्यों, कैसे कोई गलत आपसे अमर हो गया। इसी तरह कंपाइल, समराइज एंड कैटेगराइज द डेटा इनटू थीम्स, और उन थीम्स को एस्टैब्लिश करने से आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आपको कैसा बिहेव आइंदा करना है। आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, आपका जो बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एटीट्यूड है, वो सही तौर पर डेवलप वो हो पाता है। अब फोकस्ड फीडबैक के लिए व्हाट यू कैन डू, उसके लिए यू मे क्रिएट अ वर्ड क्लाउड एज शोन। ये जो पिक्चर आपको यहां पर मैं राइट साइड ऑफ द स्लाइड पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, इस फॉर्मेट को कहते हैं वर्ड क्लाउड। ओके, सो आप उस फीडबैक के लिए अपना एक वर्ड क्लाउड क्रिएट कर सकते हो कि डिफरेंट लोगों से जो डिफरेंट बातें आपको आ रही थी, डिफरेंट फीडबैक्स आ रहे थे, डिफरेंट अल्फाज जो उन्होंने आपके साथ शेयर किए आपके बारे में, आप उनको यूज कर सकते हो एक वर्ड क्लाउड की शक्ल में, सो दैट आपके पास भी एक वोकैबुलरी बन जाए और आपको एकदम से भी अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से कौन से अल्फाज कहे गए और किन अल्फाज का एक्सप्रेशन आपके साथ एसोसिएटेड वो है। Likewise, look for the matters. When, where, how, with whom are you at your best, ताकि
आप अपने उस पर्सपेक्टिव को मजीद बेहतर वो कर सको। यूज योर इनसाइट्स टू रीइंफोर्स व्हाट यू आर डूइंग वेल। Be mindful of additional opportunities to be your best civil self and obviously leverage your interpersonal strengths. तो ये तमाम चीजें आपको चाहिए होंगी to develop your perspective, to develop your motives of increasing emotional intelligence. और ये फीडबैक याद रखिएगा बहुत जरूरी है। और बाज़ औक़ात नेगेटिव फीडबैक जो है, जिसको हम गालाटी इफेक्ट भी कहते हैं, जिसको हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहते हैं, कई तरह के एक्सप्रेशंस यूज किए गए बिहेवियरल साइंसेज में टू एलैबोरेट दिस फीडबैक फिनोमेना। ये फीडबैक आपका अपनी जात के लिए भी होता है, ये फीडबैक आप दूसरों से भी हासिल करते हो, और ये फीडबैक आप दूसरों को देते भी हो। सो व्हाटएवर द फीडबैक सिनेरियो इज, याद रखें कि दैट फीडबैक इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू एंड दैट इम्पैक्ट इज मेनी अ टाइम्स would matter a lot. Now, shortcomings अगर हम अपनी जानना चाहते हैं, another perspective, another viewpoint जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं कि discover your shortcomings, उसमें अब इमोशनल इंटेलिजेंस की कहानी के अंदर वो जिक्र कर रहे हैं कि गैदर कैंडिड फीडबैक फ्रॉम योर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स। हमेशा पॉजिटिविटीज नहीं होंगी, many a times it can be negativities, many a times it can be something which we think otherwise. Try to find your shortcomings. ढूंढें कहां पर कमी रह गई थी, कहां पर मजीद करेक्शन की जरूरत है, कहां पर फर्दर डेवलपमेंट की जरूरत है। ट्राई टू इन्वेस्टिगेट योर स्ट्रेंथ्स एंड ऑब्वियसली लिसन केयरफुली। डोंट एवर इन्वॉल्व योरसेल्फ इन फॉर ग्रांटेड कंसर्न्स लाइक हियरिंग। आपको लिसन करना चाहिए, और एक्टिव लिसनिंग से अच्छी चीज इन कम्युनिकेशन स्किल वो शायद और कोई नहीं होती। जब आपने अपने शॉर्टकमिंग्स को डिस्कवर करना है, इट इज सेड कि इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर लीडर्स में कमेंट्स बॉक्स एक बहुत अहम चीज है। ठीक है, इवन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जो सजेशन बॉक्सेस होते हैं, जो कंप्लेंट्स बॉक्सेस होते हैं, उनकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन अगर हो तो उससे बहुत कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स वो हासिल हो सकते हैं। लाइकवाइज ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए। एवरीबॉडी शुड बी देयर टू कम एंड डिस्कस विद यू। इंसेंटिव्स फॉर द मोस्ट इनसाइटफुल क्रिटिक्स वो आप लोगों को ऑफर करो, so that they should be triggered, so that they should be motivated कि वो आपसे डिस्कस कर पाए असल बातें जो वो करना चाहते हैं। एंड मीटिंग वन ऑन वन विद डायरेक्ट रिपोर्ट्स, लोगों के साथ डायरेक्ट राब्ते में रहें, शेयर करें, कम्युनिकेट करें, और कम्युनिकेशन बैरियर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, बिकॉज जब तक आप उन बैरियर्स को ओवरकम नहीं करेंगे आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप सही तौर जान सकें what are the shortcomings associated with yourself and with other people as well. उसके बाद the next perspective we have is talking about work with a coach because they are the people to guide you. Okay, so पार लगाने के लिए बाज़-औक़ात सहारे की जरूरत वो यकीनन होती है, बाज़-औक़ात जानने की जरूरत यकीनन होती है कि वो शख्स कौन है कि जो आपको बता सके जो आपको नहीं पता। So रोल ऑफ अ कोच ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे बड़ा एक प्यारा एक्सप्रेशन इसमें मिला कि अ गुड कोच विल मेक द प्लेयर्स सी व्हाट दे कैन बी रादर देन व्हाट दे आर। एक सही कोच वो है जो आपके मुस्तकबिल को देख पाता है, जो आपको गोल्ड मेडल लेते हुए देख पाता है, जो आपको जीतते हुए देख पाता है आज, जबकि शायद इस वक्त मौजूदा सूरत में आप उस काबिल वो नहीं हो। So a good coach will make the players see what they can be rather than what they are. आप उस पर्सपेक्टिव में जो हम कोच के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, वो कहता है कि coaches can uncover potential weaknesses through surveying those with whom you work. Coaches can develop a plan to accomplish the tasks and responsibilities. Coaches can ensure team members have a clear definition and understanding of their roles and responsibilities. Coaches can align expectations with members of the team. Coaches can advise, instruct, and demonstrate desired teamwork behavior and skills. Coaches can engage and provide feedback for improvement. And coaches can obviously acknowledge and reinforce desired behaviors when observed. अब बीइंग अ लीडर, क्या ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आप में हैं? बीइंग अ लीडर, क्या आप ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लीडर में देख पा रहे हो? और अगर नहीं तो फिर वो लीडर भी नहीं है, फिर वो कोच भी नहीं है, फिर वो आपको विजन नहीं दे सकता, फिर वो आपको आपका मुस्तकबिल नहीं दिखा सकता।
So अब कोचिंग कंपिटेंसीज को डेवलप करने के लिए what you need to have, कोचिंग कंपिटेंसीज के लिए it is said कि a skilled coach may unearth some of the underlying assumptions, experiences, and personal qualities that make one prone to uncivil behavior. और इन चीजों से बचने के लिए कोच की जो कंपिटेंसीज होंगी, दे कैन बी कम्युनिकेशन, इसका मतलब होगा कम्युनिकेटिंग इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. उसके पास कंपिटेंसी होनी चाहिए ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, व्हिच मींस सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स, रिवॉर्डिंग इंप्रूवमेंट, डीलिंग विद फेलियर, असेसिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. उसके पास रिलेशनशिप्स की कंपिटेंसी होनी चाहिए, व्हिच मींस बिल्डिंग रैपर एंड ट्रस्ट, मोटिवेटिंग अदर्स, वर्किंग विद पर्सनल इश्यूज एंड कन्फ्रंटिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस. उसके पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और कंपिटेंसी होनी चाहिए, व्हिच मींस रिस्पोंडिंग टू रिक्वेस्ट्स एंड फॉलोइंग थ्रू. सो ये तमाम कंपिटेंसीज जब एक कोच के पास मौजूद होंगी, तो दैट इज द पर्सन, दैट इज द कोच जो कि वहां पर बेटर डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि हाउ द फॉलोअर्स आर एक्चुअली गोइंग टू हैव देयर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड टू मीट अप देयर गोल्स एंड टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. The next article I have is basically talking about ask specifically how you can improve. Okay, इसमें बड़ा critical analysis होना वो जरूरी होगा. और उस क्रिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं. हाउ यू कैन इंप्रूव द फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड. फीडबैक याद रखिएगा इज द फिनोमेना व्हिच इज प्रोवाइडेड आफ्टर द टास्क इज डन, एंड फीड फॉरवर्ड इज द फिनोमेना व्हिच इज देयर एज ए प्रिकॉशनरी मेजर. किसी काम को करने से पहले जो चीज होती है वो फीड फॉरवर्ड है, और काम के होने के बाद जो बताया जाता है दैट इज द फीडबैक. सो आपको इंप्रूवमेंट के लिए दोनों की जरूरत है. You need to know beforehand and you need to know afterwards what was right, what was wrong, what is to be taken into account, what are the risks involved, what are the precautionary measures you have to take into account. Now, how can you improve? It is said that the process consists of 5 steps. और ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे पास. नंबर 1, describe your goal clearly and simply to anyone you know. Ask for 2 suggestions. Encourage creative ideas. Listen carefully, write the suggestions down. Respond with thank you, nothing more, no excuses or defensiveness. And obviously repeat by asking additional people, so that आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में वो पता चल सके, so that you could come to know कि what are the things associated with you in a good way and what are the aspects जिनको criticize करना आपके लिए जरूरी है. Likewise, the next article I have is enlist your team in keeping you accountable. अब इस accountability के लिए the topic is elaborating that we should choose one thing that could improve your behavior and then experiment it. जिस तरह हमने टोटल लीडरशिप के एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए थे, बिल्कुल इसी तरह आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्सपेरिमेंट्स को भी डिजाइन करना है. सो चूज वन थिंग, एक वक्त में एक फैक्टर को पिक करें और देखें कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि उस कंसर्न में आप अपने बिहेवियर को मजीद बेहतर वो कैसे कर पाओगे. सो योर टीम वुड बी द जज, द पीपल एसोसिएटेड विद यू वुड बी द जज टू नो कि क्या आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ कि नहीं हुआ. योर टीम वुड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट. और अगर फर्ज करें कि आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ कमी रह गई, तो आपके जो सिंसियर लोग होंगे, आपके जो अपने होंगे, आपके जो जानने मानने वाले होंगे, दे वुड बी देयर टू टेल यू कि आप इसको फर्दर बेहतर कैसे बना सकते हो. और फिर जानिए, फिर ये चीज एवेल्युएट कीजिए कि उनके अब उस फीडबैक से व्हाट इज द इंपैक्ट. क्या आप फर्दर अपने आप को इंप्रूव, अपने एक्सपेरिमेंट्स को बेहतर वो कर पाए हो, जिसके हवाले से यू नीडेड टू हैव द मोर इमोशनल इंटेलिजेंस. उसी कॉन्टेक्स्ट में आपका ऑथर लिखता है कि अ कोच कैन हेल्प एस्टैब्लिश द पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट. ओके, गाइड के होने से, मेंटोर के होने से, लीडर के होने से, कोच के होने से आपको आसानी हो जाती है. टेक अदर्स इनटू कॉन्फिडेंस. It is a gradual process and with the help of others you can have organizational behavior modification. आप अपने, जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन ही हो, आप अपने ओवरऑल जनरल लाइफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हो व्हेन यू आर देयर विद ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एंड कॉन्शियस एंड कॉन्शियंशियस कंसर्न्स एसोसिएटेड विद योरसेल्फ. Now remember, another important thing is remember willingness and readiness is the key.
अब इन तमाम चीजों को, अभी जैसे सलमान साहब भी जिक्र कर रहे थे कि इन तमाम चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत क्यों है, वो इसलिए है कि हम कॉन्शियस लेवल के ऊपर अपनी एफर्ट पुट कर सकें, हम विलिंगनेस और रेडीनेस को लेकर आ सकें। बार बार इन बातों की तलकीन इसलिए की जा रही है, जैसे वो एक शायर ने कहा था कि पड़े जो पानी मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। हमें कॉन्शियसली इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को मनाना है, समझाना है, बताना है कि हमें इस चीज की जरूरत है। अदरवाइज मैंने एक दफा पहले जैसे आपसे डिस्कस किया था कि ये चेक कर लीजिएगा कि आप जिंदगी को गुजार रहे हैं कि जिंदगी आपको गुजार रही है। क्या आप प्लान्ड मूव कर रहे हो कि आप सिर्फ वक्त के धारे पर बह रहे हो? तो ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट की वो जरूरत है। अब उस पर्सपेक्टिव में द नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज मेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। अब जब हम बात करते हैं मेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन में, तो योर ऑथर सेज कि मेक अ रिकॉर्ड अबाउट योर व्हेन वेयर व्हाई ऑफ बिहेवियर। हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी ये है कि हम सवाल नहीं करते, हम अपने आप को भी सवाल नहीं करते, हम दूसरों को भी सवाल नहीं करते। सवाल का मतलब हरगिज भी अदब के दायरे से बाहर निकलना नहीं है। सवाल का मतलब हरगिज भी कोई बेहुरमती करना नहीं है। सवाल का मतलब हरगिज भी क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं है। सवाल इसलिए करना है कि बेहतरी आ सके, सवाल इसलिए करना है कि आप जान सकें, मान सकें, सवाल इसलिए करना है कि आपके इल्म में इजाफा हो सके। सो ऑडिट योर बिहेवियर एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, इसी तरह आपका ऑथर लिखता है कि द पाथ टुवर्ड्स बिल्डिंग ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस एंड ट्रीटिंग पीपल मोर रिस्पेक्टफुली एट वर्क डजंट हैव टू बी वॉक अलोन। साथ लेकर चलना सीखें, मामलात को, एहसासात को शेयर करके लेकर चलें। ठीक है, सो सेल्फ अवेयरनेस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद ऑब्वियसली सोशल स्किल की तरफ वो आपको डेवलप करना है। एंड रिमेंबर दैट इट्स अ टीम एफर्ट। रिमेंबर दैट ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल क्रिएशन। ओके, सो रिमेंबर दैट टीम एफर्ट के बगैर, सबके मिलजुल के काम करने के बगैर, अपने 4-वे विंग्स को इकट्ठा लेकर आने के बगैर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बड़ा टेक्निकल और रिसर्च बेस्ड एविडेंस मैं शेयर आपसे कर रहा हूं, एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ डे एंड टाइम ऑन द मूड तक की इन्वेस्टिगेशन वो आपकी हो चुकी हुई है। इट इज सेड कि नेगेटिव मूड्स आर हाईएस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक and the positive moods are highest at the end of the week in the middle part of the day, and so much so कि तहकीक से हमने दिनों के अंदर आने वाली वेरिएशन और एक दिन के डिफरेंट घंटों में आने वाली वेरिएशन को भी वो रिकॉर्ड किया हुआ है, और इन तमाम बातों के हमारे पास रिसर्च एविडेंसेस वो मौजूद हैं। फ्रॉम संडे टू मंडे, मंडे टू ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, आपके जो पॉजिटिव मूड्स हैं उनकी एक्सेलरेशन जो हो रही है, और जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं उनके अंदर जो तब्दीली रुनुमा हो रही है, दैट इज इवन एविडेंस्ड बाय डे टू डे ट्रांजैक्शंस। और एक दिन के अंदर भी जो उतार चढ़ाव है आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव मूड्स का, उनका भी मैं इजहार इस ग्राफ में जो राइट साइड ऑफ द स्लाइड पर है वो कर रहा हूं। ओके, सो अब याद रखिएगा कि हमें दिन का कौन सा पहर, उस पहर के अंदर आपके एहसासात, उन एहसासात को अल्फाज, उन अल्फाज का इजहार, उस इजहार का एनालिसिस, उस एनालिसिस की शेयरिंग, उसके ऊपर फीडबैक, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म, ये तमाम तर पर्सपेक्टिव्स हैं जो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्डअप करने में मदद देंगे। इसी तरह मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू, इसमें सुजैन डेविड इज सेइंग कि इमोशंस वर्क फॉर यू, और उसमें याद रखिएगा कि इमोशंस आर नॉट बैड। डोंट एवर एक्ट लाइक अ डेड पर्सन, डोंट एवर एक्ट लाइक यू डोंट हैव इमोशंस। इमोशंस जिंदा होने की निशानी है, इमोशंस राबता होने की निशानी है, इमोशंस ख्यालात और एहसासात के होने की निशानी है। ओके, सो इमोशंस आर नॉट बैड, इमोशंस आर another form of data। वो स्कैटर्ड होता है, जैसे आप डेटा की डेफिनेशन बनाते हैं ना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चीजों को पैटर्नाइज करना पड़ता है। सेम इज द केस, इमोशंस आर टू बी लेड, इमोशंस आर टू बी नोन, इमोशंस आर टू बी शेयर्ड, एंड इमोशंस हेल्प अस टू मेक बेटर डिसीजन, and we
नीड टू डेवलप इमोशनल एजिलिटी, और उस इमोशनल एजिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऑब्वियसली नोइंग इज द फर्स्ट थिंग। मैं अक्सर एक एक्सप्रेशन यूज करता हूं कि आईज कैन नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो। ओके, तो आपको देखने के लिए कुछ पहले जानना भी हो सकता है कि जरूरी हो। सो ये सब आपस में ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट वी हैव टू बी केयरफुल। नाउ हाउ डू यू डेवलप इमोशनल एजिलिटी, उसके बारे में आपका ऑथर लिखता है कि रिकॉग्नाइज योर पैटर्न्स, patterns of thought, patterns of rational thinking, patterns of emotional feelings. The first step is developing emotional agility is to notice when you have been hooked by your thoughts and feelings. ठीक है, अक्सर औकात बैठे बिठाए हम बहुत सी सोचों में चले जाते हैं, अक्सर औकात बहुत से ख्यालात, बहुत से एहसासात, बहुत से जज्बात हमारे अंदर वकूफ पजीर हो जाते हैं। सो आपको उनको थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचना है। लेबल योर थॉट्स एंड इमोशंस, एक्सेप्ट देम एंड एक्ट ऑन योर वैल्यूज। ओके, जैसा अब मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि कंफ्यूजन को दूर करने का एक तरीका यह है कि आप कन्फेस कर लें कि आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आपका कन्फेशन भी आपको कॉन्फिडेंस वो दे सकता है। सो इसी तरह जज्बात के बारे में एक्सेप्ट देम दैट यू आर फीलिंग समथिंग, और जज्बात के इजहार में भी कोई हरज नहीं है, अगेन बेस्ड अपॉन कि आप किसके साथ मौजूद हो और मौका क्या है, महल क्या है, ये चीज समझना ऑब्वियसली जरूरी होगा, लेकिन जज्बात को हमेशा किल कर देना ये अच्छी निशानी नहीं है। वो चाहे आंसू की शक्ल में हो, चाहे मुस्कुराहट की शक्ल में हो, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। ओके, और ऑब्वियसली यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर वैल्यूज एंड देन यू हैव टू एक्ट ऑन योर वैल्यूज, बिकॉज अपने ये बहुत बड़ी गलती होगी उन लोगों की जो अपने वैल्यू सिस्टम को छोड़ देते हैं। Now, what's the function of the emotion? Emotion कर क्या रहा है आपके साथ? It is said कि emotions can teach us valuable lessons. और जज्बात और एहसासात बाज़-औक़ात बहुत कुछ वो सिखा जाते हैं जो कोई स्कूल कॉलेज आपको नहीं सिखा पाता। Emotions can tell us what is valuable to us. Emotions signal us about our thinking patterns. Emotions polish our perceptions. So emotions की इंपॉर्टेंस को समझिए, और इमोशंस आपके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी बन सकते हैं, इस बात को भी याद रखिए। अब फंक्शन ऑफ इमोशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो आपका ऑथर डेवलप करता है, उसमें वो कहता है कि इमोशंस कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड वर्क स्ट्रेस, कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड डिससैटिस्फैक्शन विद द वर्क, द कॉज एंड इफेक्ट्स, कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिसअपॉइंटमेंट इन कैरियर चॉइस, can help us understand what are the anxieties about our future. So emotions इन तमाम aspects की elaboration और इन तमाम aspects के बारे में हमारी रहनुमाई वो करने की सलाहियत वो रखते हैं। Then your author starts talking about that is your reaction aligned with your values or not. अब हमारे जो reactions हैं, जाहिर है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी ट्रिगर के हवाले से, किसी भी फिनोमेना के अंदर, किसी भी एक्शन के अगेंस्ट हमारे सर्टेन रिएक्शंस क्रिएट होंगे। सो उन रिएक्शंस को अब हमने अंडरस्टैंड करना है। सो इमोशंस हमें हेल्प करते हैं उन चीजों को अंडरस्टैंड करने में, और इज योर रिएक्शन अलाइन विद योर वैल्यूज और नॉट, इस चीज को अब हम गो थ्रू करते हैं। इट इज सेड कि अवर इमोशंस हेल्प अस अंडरस्टैंड अवर डीपेस्ट वैल्यूज। हमारे जज्बात अक्कासी करते हैं हमारे नेचुरल गाइडेंस सिस्टम की, हमारे जज्बात अक्कासी करते हैं हमारे प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ की, हमारे जज्बात अक्कासी करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग की भी। इवन फॉर एग्जाम्पल, rashly telling someone off for getting on your nerves when you value compassion. Okay, so rashly telling someone, अब ये कंपैरिजन हमें देखना पड़ेगा कि आपने किसी शख्स को बड़ा बुरी तरह झाड़ दिया, डांट दिया किसी हवाले से, that they are getting on your nerves. So ये compassion की वैल्यू के खिलाफ नहीं होगा। Likewise, sticking with a comfortable job that doesn't align with your dream of starting a business when you value growth. So जब मिसमैनेजमेंट हो जाए ख्यालात में, जज्बात में, इरादों में और करने में, तो
प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ फॉर स्मॉलेस्ट थिंग्स व्हेन यू रियली वैल्यू सेल्फ अफर्मेशन, ओके, तो ये मिस कैलकुलेशंस होंगी, ये आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, ये आपके कोलोफेर की तजाद होंगे, ये आपके जहन के उलझाव होंगे, और ये तमाम चीजें आपके लिए ट्रबल कॉज कर सकती हैं। अब आप अपना कैथारसिस एनालिसिस करते चले जाएं बहुत से हवालों से कि सोचा क्या था, हुआ क्या, करना क्या था, कर क्या रहे हैं, मकसद हयात था क्या, और उलझे हुए किन बातों में हैं। ये तमाम चीजें हैं जो आपको गाइड एंड ट्रेन वो करेंगी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। यहाँ पर हम अपना सेशन टाइम खत्म कर रहे हैं। आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन एंड कमेंट्स एंड इश्यूज हैं तो प्लीज यू कैन रेज द हैंड, वी हैव गॉट फ्यू मिनट्स टू डिस्कस एंड दैट वुड बी एंडिंग ऑफ आवर सेशन। जी जहांजेब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर माशाल्लाह इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी हमने डिस्कशन की है, जैसे कि प्रोफेसर जो गोलमैन थे इससे पहले हमने उनको भी स्टडी किया जी। सर। अब मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे लास्ट हमें डायरी मिली है उसके अंदर 20 आर्टिकल्स है जी। तो अगर हर आर्टिकल को पढ़ा जाए और उसके बाद उसको लिखा जाए तो सर काफ़ी टाइम ले जाता है। जी। तो क्या हमें इसी तरह से करना पड़ेगा ये, क्योंकि हम लोगों ने साथ में 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं, उनके भी काम करने हैं, साथ में बिजनेस को भी टाइम देना है, जी। जी अपनी इकिगाई को भी मेंटेन रखना है। बिल्कुल ठीक। तो वो बताएं, अब इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दें, क्योंकि मैं तो कल अपनी बात करूंगा कि कल सारी रात करता रहा, फिर आज का दिन भी सिर्फ जुम्मे की ब्रेक ली बिल्कुल और ठीक। हार्डली मैंने 9 आर्टिकल किए हैं। बिल्कुल ठीक जी। सो तो यही सिलसिला रहा तो पूरे वीक में सिर्फ ये डायरी होगी फिर सर। जी बिल्कुल ठीक है। अब जहाँ से मैं आपके एहसासात और महसूसात को बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, और आपका बड़ा जज्बाती सवाल है कि इतने वर्कलोड को आप मैनेज कैसे करेंगे। सो ऑब्वियसली उसके लिए वी कैन हैव मेथड्स, यू नो, बॉटम लाइन स्टाइल्स ऑफ डूइंग थिंग्स। और अभी आपको मैंने अपने पूरे इमोशन इंटेलिजेंस की डिस्कशन में एक एक्सप्रेशन कोट किया था कि डोंट वर्क हार्ड। आप में से वो लोग गलती करेंगे हु आर वर्किंग हार्ड। आपको क्या करना है, ट्राई टू वर्क स्मार्ट। ओके, सो अब वर्क स्मार्ट करने के बहुत से मेथड्स होंगे, बहुत से तरीके होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने आर्टिकल्स का भी रेफरेंस दिया तो उसमें जैसा आपको मैंने सेशंस के अंदर भी आई ओनली टॉक्ड अबाउट सो आइडिया इन ब्रीफ एंड आइडिया इन प्रैक्टिस, राइट। सो रादर देन कि आप पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ो, आप आइडिया इन ब्रीफ आइडिया इन प्रैक्टिस को गो थ्रू करके कुछ पैराग्राफ्स बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट्स के तौर पर पढ़ के आप चीजों को एलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग एक होता है, ये बड़ा टेक्निकल सिखाया जाता है ट्रेनिंग्स के अंदर कि अगर आपको लॉन्ग आर्टिकल्स गो थ्रू करने हैं शॉर्ट टाइम में तो व्हाट कैन बी द स्टाइल। अब बाज लोग बड़ी तेजी से कर जाते हैं, बाज लोग नहीं कर पाते हैं। उसका स्टाइल क्या होता है, उसको हम कहते हैं बॉटम लाइन स्टाइल। बॉटम लाइन स्टाइल में क्या होता है कि एक पैराग्राफ के सिर्फ फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को पढ़ें। क्या आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, ठीक है, ट्रिक्स बता रहा हूं कि आप लॉन्ग वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। कि बड़ा पैराग्राफ है, सिर्फ उसकी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन पढ़ें, आपको सारा समझ में आ जाएगा आर्टिकल में क्या डिस्कस हुआ है। ओके, सो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं कि आप किस तरीके से कंप्रीहेंड करो। प्लस माय सेशन वाज देयर, प्लस द आर्टिकल्स आर विद यू, उनका समरी लेवल भी आपके पास मौजूद है। सो मिले जुले रुझान के साथ हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हुए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए, कंप्रोमाइजेस से बचते हुए लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट्स क्रिएट वो कर सकते हैं। 24 घंटे वही होंगे जो मेरे पास हैं, जो आपके पास हैं, जो सबके पास हैं। मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली हमें मजीद कोशिश, काविश और इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत